नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वह साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो सीटेट के लिए आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं धीरे धीरे हम। तो चिंतन जो अगला चैप्टर है हम लोग चिंतन, यानी चिंतन का मतलब जो आपकी सोचने की शक्ति है, तो उसी को क्या कहते हैं, चिंतन यानी थिंकिंग। तो चिंतन है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि चिंतन कहते किसे हैं। अगर मैं आप लोगों से सीधे पूछूं कि चिंतन किसे कहेंगे, तो चिंतन की प्रकृति है क्या या चिंतन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। तो जो देखा जाएगा, चिंतन की एक प्रकृति होती है या चिंतन है क्या। अगर मैं सीधे सीधे आपसे कहता हूँ तो चिंतन का जो अर्थ निकल कर आता है यह होता है कि देखिएगा, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर आपकी एक लाइन लिखी है कि चिंतन विचार करने की वह एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी चिंतन विचार करने की क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। यानी चिंतन यहाँ पर क्या है कि विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। यानी चिंतन एक विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। अगर देखा जाएगा, एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के अंदर मन मस्तिष्क में क्या है, चलती रहती है। और यह किसी समस्या के, अगर देखा जाएगा तो यह किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। यानी जब आपके पास कोई समस्या आती है तभी आप सोचना स्टार्ट करते हो। सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि चिंतन की जो प्रकृति चालू होती है, यानी चिंतन की जो प्रकृति चालू होती है वह किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि चिंतन जब आपके मन में होगा जब आपके पास कोई समस्या होती है या समस्या आने वाली हो। देखिए, दो चीज़ होती हैं, या समस्या आने वाली हो या आ चुकी हो, तो तभी आप चिंतन की प्रक्रिया यानी सोचना स्टार्ट करते हो। यानी एक व्यक्ति है, व्यक्ति में जो सोचने की प्रकृति होती है, यानी व्यक्ति में जो सोचने की प्रकृति होती है, तो व्यक्ति में सोचने की जो प्रकृति होती है वह कब स्टार्ट होती है, वो सोचना कब स्टार्ट करता है, जब कोई समस्या आने वाली होती है या समस्या आ चुकी होती है, तभी वह सोचने के लिए स्टार्ट करता है। जैसे आपके सामने सीटेट का पेपर आ रहा है। अब सीटेट का पेपर जब आपके सामने आ रहा है तो ये क्या है, आपके लिए एक समस्या ही जैसी है कि आपको सीटेट का पेपर कैसे सॉल्व करना है या सीटेट आपको कैसे क्वालिफाई करना है। इन सब के बारे में आप क्या करते रहते हो, अपने मस्तिष्क में आप सोचते रहते हो। यानी चिंतन जो है आप कैसे करोगे या कैसे नहीं करोगे, आप अपने मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें क्या है, सोचते रहते हो। तो सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सोच रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपके मस्तिष्क में यह एक प्रक्रिया चल रही है और आपको सीटेट की एक समस्या आपके सामने आ चुकी है। तो अब जो आप स्टार्ट करोगे वह क्या स्टार्ट करोगे, चिंतन स्टार्ट आप कर दोगे। यानी अब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाए और 100+ नंबर मेरे यहाँ पर आ जाएं। तो वही बात की गई है कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है। यानी आप सोच विचार करने लगते हो कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, कि वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। यानी किसी समस्या के साथ चिंतन की शुरुआत होती है। मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप सोचना स्टार्ट कर देते हो और कब तक करते हो, उसके अंत तक करते हो। जब तक उस समस्या का अंत नहीं हो जाता तब तक आप यह प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया करते रहते हो। रॉस के अनुसार, रॉस महोदय ने क्या कहा है कि रॉस के अनुसार देखिएगा,
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यानी चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यानी जो मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं और जिसमें ज्ञान की बातें हों तो ये क्या है, उसका ज्ञानात्मक पहलू होता है। यानी जो चिंतन होता है वो मानसिक प्रक्रिया का क्या होता है कि ज्ञानात्मक पहलू या मन की बात से संबंधित मानसिक क्रिया है। यहाँ रॉस महोदय जी का कहना है चिंतन के बारे में कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू या मन की बात से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है। यानी मन की बात से संबंधित क्या होती है, ये मानसिक प्रक्रिया आपकी बात होती है कि आपके मन में क्या क्रियाएं चल रही हैं और क्या क्रियाएं नहीं चल रही हैं। और जो चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वह किसी समस्या के साथ होगी और जब तक समस्या ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक चिंतन की प्रक्रिया आपके मन में चलती रहती है। वह चाहे सीटेट एग्ज़ाम पास करने की हो, चाहे सुपर टेट एग्ज़ाम आपके पास करने की हो, या घर में कोई काम करने की हो, यहाँ तक कि आपके खाना बनाने की है, उठने की है। यानी हर एक प्रक्रिया में चिंतन आपके साथ चलता ही चलता है। सुबह आपको अगर रोज़ आप पता चले सुबह 8 बजे आप उठते हो, सपोज करिए रोज़ आप 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, किसी दिन आपको कह दिया जाए कि 4 बजे आपको आज उठ के कहीं जाना है, तो इस समय में आपके पास कोई चिंतन नहीं होगा, आराम से सोओगे। लेकिन जब आपको कह दिया कि आपको 4 बजे उठना है, यानी जब आपको कहा गया है कितने बजे आपको उठना है, आज आपको 4 बजे उठना है, तो आपके मन में एक चिंतन चलेगा। अब क्या सोचोगे, यार आज चलें, आज अलार्म लगा देता हूँ 4 बजे। हो सकता है रात में 2-3 बार आप उठ के बैठ भी जाओ। क्यों? क्योंकि आपको उठना है, चिंतन आपके मन में चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक ये अंत तक, यानी जब तक आप 4 बजे उठ नहीं जाओगे जब तक चलेगा। और जैसे ही उठ गए उसके बाद चिंतन की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो यह जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, चिंतन कहलाता है। चिंतन जो प्रकार होते हैं, अगर मैं चिंतन के प्रकार की बात करूं तो चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। यानी चिंतन के जो प्रकार की अगर मैं बात करूं कि चिंतन के प्रकार कितने होते हैं, तो जो चिंतन के आपके प्रकार आपके सामने निकल कर आते हैं वो कितने प्रकार निकल के आते हैं, 4 प्रकार आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। पहला जो चिंतन आपका है वह कौन सा है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। पहला देखिएगा चिंतन क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। इस चिंतन का संबंध पूर्व का मतलब पहले जो आपने अनुभव किया हो वर्तमान की वस्तुओं से होता है। यानी जो आपने पहले अनुभव किया है उसी को आप वर्तमान में भी चाहते हो कि उसी तरह से ही होगा। यानी जो आपके पूर्व के अनुभव हैं उस अनुभव के आधार पर जब आप वर्तमान की क्रिया को संपादित करने की कोशिश करते हो तो वही जो आपका कहलाएगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कहलाता है। और यह जो चिंतन होता है यह अत्यंत निम्न कोटि का होता है। यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो है, यह जो आपका चिंतन है यह कैसा चिंतन है, निम्न कोटि का है, निम्न कोटि का है। और जो यह चिंतन है, यह चिंतन किसमें पाया जाता है, बालकों में। यह चिंतन किसमें, बालकों में, और इसके साथ साथ किसमें, पशुओं में पाया जाता है। देखिएगा बहुत प्रमुख बात है इसकी ये कि इस चिंतन की जो क्वालिटी होती है, यानी इस चिंतन की जो क्वालिटी होती है वह क्या होती है, निम्न कोटि की होती है। जो आपका प्रत्यात्मक चिंतन या मूर्त है इसकी चिंतन की क्वालिटी कैसी होती है, निम्न कोटि की होती है। और यह चिंतन बालकों और पशुओं में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। जैसे एक बालक है, अब बालक के जो पिताजी हैं वो कहीं पर जॉब करते हैं, तो जब पिताजी जॉब करके शाम को लौटते हैं तो बालक के लिए प्रतिदिन क्या लेके आते हैं, टॉफ़ी लेके आते हैं, या कह लीजिए चॉकलेट लेके आते हैं, प्रतिदिन लाते हैं डेली। तो जब वह प्रतिदिन लाते हैं तो जब पिताजी के अगर आने का समय शाम को 6 बजे है तो बालक क्या करेगा, 6 बजे बिल्कुल तैयार हो जाता है रेडी, कि घड़ी देखेगा कि 6 बजने वाले हैं
तो अब उसका पूर्व अनुभव है, क्या अनुभव है कि मेरे पिताजी 6 बजे आते हैं तो मुझे क्या लेके आते हैं, टॉफ़ी लेके आते हैं। तो वो पूर्व अनुभव कर रहा है कि क्या लेके आएंगे, टॉफ़ी, और उन्हीं के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं को करता है। और जब 6 बजे तो बाहर आके खड़ा हो जाएगा, देखेगा कि पिताजी आ रहे हैं, मुझे टॉफ़ी ला रहे होंगे। यानी पूर्व का अनुभव है कि उसे रोज़ टॉफ़ी मिलती है, तो आज वर्तमान में जो है वह वर्तमान में ही पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही वो टॉफ़ी लेने की कोशिश करेगा कि मुझे टॉफ़ी मिलेगी, क्योंकि पिताजी आएंगे तो टॉफ़ी लाएंगे। तो यह जो चिंतन होता है, मैंने बताया कि यह चिंतन जो होता है क्या होता है, निम्न कोटि का माना जाता है। यानी जो ऐसा चिंतन होता है, यह चिंतन आपका निम्न कोटि का होता है और यह बालकों और पशुओं के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि बालकों और पशुओं में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बालक भी होते हैं, अगर वो देखते हैं कि रोज़ वो चीज़ मिलेगी तो वो उसी की उम्मीद लगा के बैठेंगे कि आज भी हमें मिलेगा। बालक अगर रोज़ 5 रुपये लेके विद्यालय जाता है तो हर दिन जब वो आ जाएगा सुबह सोचेगा कि 5 रुपये आज भी मिलेंगे। तो इस तरह के चिंतन को प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन कहते हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ें वहाँ पे उसको मिलती हैं और दिखती हैं। और यही चिंतन क्या है, पशुओं में भी है। यानी यह चिंतन क्या है, पशुओं में भी होता है। पशुओं में अब आप उनकी आवाज़ तो आप पहचानते नहीं हो, लेकिन आप कभी इस चीज़ को देखना कि अगर आप रोड से जाते हो और कहीं पर कोई कुत्ता है, तो आप अगर कुत्ते को 2 दिन या 3 दिन आप एक बिस्किट का पैकेट उसे रोज़ खिलाइए। आप एक कुत्ते को वहाँ से अगर गुजर रहे हैं शाम को 4 बजे और शाम को 4 बजे कहीं से जाते समय आप एक कुत्ते को एक पैकेट बिस्किट रोज़ खिलाइए। तो जब आप एक पैकेट बिस्किट उसको रोज़ खिलाएंगे तो जब आप देखोगे चौथे दिन जाओगे तो वह कुत्ता आपको दूर से ही देखेगा और दूर से देखते ही अपने पूंछ को हिलाना शुरू कर देगा और आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि 3 दिनों से आपको लगातार वह क्या दे रहा है, बिस्कुट दे रहा है। तो उसके मन में, बिस्किट के मन में यही बनता है कि हाँ मैं भी अब बिस्किट मुझे मिलेगा, क्योंकि 3 दिन से मिल रहा है। तो यह काफ़ी निम्न कोटि का चिंतन होता है और यह बालकों और पशुओं के अंदर पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगला है आपका प्रत्ययात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन। अगला जो आपका चिंतन है प्रत्ययात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन। यानी प्रत्ययात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन यह क्या होता है, इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। यानी जो इस प्रकार का चिंतन होता है, इस चिंतन का संबंध जो होता है वो पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। यानी इस चिंतन का जो संबंध होता है वह पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। देखिएगा, इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। यानी ये भी पहले से निर्मित प्रत्यय आपके मन में होते हैं और जब आप भविष्य में उसी को देखते हो तो आप किसी निश्चितता पर पहुंचते हो कि अच्छा ये तो मैंने पहले ही क्या है, देख रखा है। यानी पहले से, यानी पूर्व शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, आपके पहले से आपके मन में ये विचार बने रहते हैं कि पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। यानी जो पहले निर्मित प्रत्यय हैं उसी से होता है और जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। जैसे एक बालक है, वो कुत्ते को देखकर बालक प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। यानी बालक ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते को देखकर, अब किसी ने बता दिया कि देखो बेटा यह कुत्ता है, तो कुत्ते को देखकर बालक ने अपने मन में एक उसकी इमेज बना ली, एक प्रत्यय का निर्माण कर लिया कि कुत्ते के 4 पैर हैं, एक लंबा मुंह है, 2 आँखें हैं, नाक है, ब्लैक कलर है, यह कुत्ता है, भौं 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 करता है, तो इसका मतलब यह क्या है, कुत्ता है। तो कुत्ते को देखकर बालक का जो क्या कर रहा है, प्रत्यय का निर्माण कर लेता है और अब भविष्य में जब भी वह कुत्ते को देखता है वह उसकी ओर क्या करेगा, इशारा करते हुए बता देता है कि यह क्या है, कुत्ता है। यानी जब भी वह देखता है कि ये कुत्ता, यानी जब भविष्य में देखेगा कि कुत्ता जा रहा है तो देख के बता देगा कि कुत्ता है। जैसे आप देखते हो छोटा बालक होता है, छोटा बालक जब है, यानी जब छोटा बालक है तो पहले उसे मम्मी पापा के बारे में नहीं पता है, लेकिन अब एक बार उसे बता दिया कि ये आपके पापा हैं, ये आपके मम्मी हैं, तो जब वह अगेन फिर से देखेगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो वह पापा या मम्मी कह के बुलाएगा। यानी पहले उसने अपने मन में प्रत्यय का निर्माण कर लिया है कि ये क्या है,
वही चीज़ है मम्मी पापा, और जब अगली बार देखेगा तो उनको क्या कर देगा, बता देगा। और इस प्रकार का जो चिंतन होता है, यह चिंतन भी आपका अगर देखा जाए तो निम्न कोटि का चिंतन होता है, और यह चिंतन भी जो पाया जाता है वह बालकों और पशुओं के अंदर भी पाया जाता है। यानी जो चिंतन मिलता है वो किसके अंदर, बालकों और पशुओं के अंदर। पशु को भी आप देखते हो, अगर उसका मालिक है तो एक बार उसने अगर देख दिया कि खाना वाना खिला दिया, जब वह दोबारा उसे देखेगा तो निश्चित है समझ जाएगा कि मेरे क्या हैं, मालिक हैं, फिर उन्हें देख के उनके पास लौट जाएगा, कुछ भी क्रियाकलाप करता है। तो इसका मतलब इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन आपका होता है। यह क्या होता है, अमूर्त चिंतन आपका कहलाता है। अगला है जो आपका चिंतन कहलाता है, तीसरा चिंतन है कल्पनात्मक चिंतन। जो नेक्स्ट चिंतन आप देखोगे, यह चिंतन क्या है, कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है, यानी कल्पना। कल्पनात्मक चिंतन का जो अभिप्राय आपके सामने निकल कर आया है, कल्पनात्मक चिंतन का अभिप्राय जो है वह आपका क्या है, कल्पना करने से है। यानी इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर भविष्य से होता है। यानी जो इस चिंतन का संबंध होता है वो पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। यानी क्या है कि पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जैसे जब माता पिता बाजार से जाते हैं तो वह कल्पना करता है कि बाजार से जो माता पिता हैं मेरे लिए क्या लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे। यानी इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। यानी जब उसके माता पिता बाजार जाते हैं तो बालक सोचता है कि सोचता रहता है मन में कि जब मेरे पिताजी लौट के आएंगे तो मेरे लिए क्या लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे। यानी बालक के मन में चलता रहता है ना कि जब मेरे पिताजी या मेरी माताजी बाजार से लौट कर आएंगी तो मेरे लिए क्या लाएंगी, वो अच्छी अच्छी मिठाई लेके आएंगी, और जब मिठाई लेके आएंगी तो इस मिठाई को मैं खाऊंगा। यानी बालक के मन में सोचता रहता है, या कह लीजिए कि बालक के मन में इस तरह की जो चिंतन की प्रकृति होती है वह चिंतन की प्रकृति आपकी हमेशा क्या है, पाई ही जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो आपका ये कल्पनात्मक चिंतन होता है, कल्पनात्मक चिंतन बालक कल्पना, यानी कल्पनात्मक चिंतन मतलब क्या होता है कि एक कल्पना करने से होता है, कि बालक कल्पना करता रहता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। घर का कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके मन में एक इमेज बन जाती है कि मेरे पिताजी अच्छा आज वहाँ मार्केट गए हैं, मेरे जो बड़े भज्जा हैं वो कहाँ गए हैं, वो भी मार्केट गए हैं। अब जब मार्केट से वो लोग लौट के आएंगे तो मुझे अच्छी सी मिठाई लाएंगे, या उसने जो भी मंगाया रहता है उसके मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार के चिंतन को जो यहाँ पर नाम दिया गया है वह आपका कल्पनात्मक चिंतन के नाम से आपका जाना जाता है। और जो यह चिंतन होता है, यह चिंतन आपका अच्छा चिंतन एक माना जाता है। ये यहाँ पर मैंने बताया कि चिंतन के जो आपके प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, 4 हैं। लेकिन चिंतन के प्रकार में से आपने यहाँ पर जो प्रकार पढ़े वो कितने पढ़े हैं, 3 प्रकार हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। चौथा जो आपका प्रकार है, मैंने चिंतन में जो मैंने बताए कि चिंतन के जो प्रकार होते हैं वह आपके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो चिंतन का जो आपका चौथा प्रकार है वह हम देखेंगे, कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चिंतन के प्रकार के बारे में जो बात करेंगे कल के वीडियो में आपसे हम बात करते हैं। इसी के साथ ही साथ दोस्तों चिंतन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी। यानी चिंतन जो टॉपिक है आपके लिए या दोनों के लिए महत्वपूर्ण है आपके, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या आपका सुपर टेट हो। तो इससे भी आपके कई प्रश्न बनते हैं, और अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो आपको उससे प्रश्न भी कई सारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने 3 हम लोगों ने जो कवर किया है वो कितने चिंतनों को मैंने कवर किया है, 3 चिंतन को देखा है। पहला जो आपका चिंतन था प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन, और जो दूसरा चिंतन आपने देखा वो प्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन देखा। प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन जो होते हैं ये दोनों चिंतन आपके क्या होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। यानी जो चिंतन होते हैं क्या होते हैं, निम्न कोटि के चिंतन माने जाते हैं। और यह जो चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ऐसी जो चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह प्रवृत्ति किसके अंदर पाई जाती है, बालकों और पशुओं के अंदर पाई जाती है। यानी जो पहला चिंतन है आपका ये, और दूसरा
तीसरा जो आपका होता है कल्पनात्मक चिंतन। कल्पना शब्द का अर्थ ही आपका होता है कि आप कल्पनाओं की दुनिया में रहते हो। आप किसी से उम्मीद लगा के रखते हो कि वह बालक वहाँ पर गया है, या मेरे बड़े भैया या मेरी जो सिस्टर है बड़ी, यानी वो कहीं पर भी गई हुई हैं, तो आप उनसे क्या करते हो, एक उम्मीद लगा के बैठते हो कि हाँ जब वह मार्केट से आएंगे, जब वह बाज़ार से आएंगे तो आपके लिए ये सामान लेके आएंगे। तो इस तरह का जो चिंतन होता है वो कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है, क्योंकि जो यह चिंतन आपका होता है यह किस पे आधारित होता है, कल्पनाओं पर आधारित आपका माना जाता है। यानी यह जो चिंतन है आपका क्या है, कल्पनाओं पर आधारित होता है। अंतिम जो आपका चिंतन बनता है वह आपका सृजनात्मक चिंतन है। यानी जो अगर चौथे चिंतन की मैं बात करूं तो आपका जो चौथा चिंतन बनेगा वह आपका सृजनात्मक चिंतन है, या आपका अपसारी चिंतन, यानी सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मक चिंतन है, अपसारी चिंतन है, इसके बारे में हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चिंतन है आपका। अपसारी चिंतन से हमेशा आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये देखेंगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप ये देखना चाहो तो इसको आप जो मान सकते हो चिंतन का पार्ट 1 है, और जो हम देखेंगे वो पार्ट 2 में आपका सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन देखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस ई-लर्निंग को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।